नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ज्वलंत मुद्दे आरक्षण पर। तो संविधान में आरक्षण संबंधी क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके तहत भारतीय संविधान में आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई है। चर्चा करने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वार्ता में मैं कोई अपनी व्यक्तिगत विचार नहीं रखने वाला हूं। हाँ, जो संवैधानिक है, जो सैद्धांतिक है, उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे आरक्षण क्या है, क्यों है, क्या किसी अन्य देश में आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था है, और क्या आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्या संपन्न पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्या आरक्षण के विपक्ष में तर्क दिया जाता है, आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, और इस प्रमुख चर्चाओं के बाद हम एक निष्कर्ष पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आरक्षण क्या है। आरक्षण का उद्देश्य वंचित, पीड़ित और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। इसके अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को सार्वजनिक महत्व के क्षेत्र में सामान्य प्रतिस्पर्धा से पृथक रखकर उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। इन वर्गों के लोगों की सफलता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा के नियमों को शिथिल कर दिया जाता है। आरक्षण क्यों है, आइए इसको समझते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्था करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि समाज के कुछ वर्ग सामाजिक व्यवस्थाओं, विशेषकर जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्थाओं के कारण समाज की मुख्य धारा से पृथक हो गए थे। जब किसी व्यक्ति को जन्म, लिंग, वर्ण के आधार पर समाज की मुख्य धाराओं से पृथक कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति सामाजिक भेदभाव का शिकार माना जाता है। क्या किसी अन्य देश में जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कई बार यह तर्क दिया जाता है कि विश्व के किसी अन्य देश में आरक्षण, विशेषकर जातिगत आधार पर आरक्षण जैसी कोई संकल्पना नहीं है, तो भारत में जातिगत आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दरअसल विश्व के किसी भी देश में वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। भारत में मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनके कार्यों का विभाजन भी स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। वस्तुतः भारत में इस सामाजिक व्यवस्था ने धार्मिक आधार प्राप्त कर लिया है तथा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक यह व्यवस्था चली आ रही है। यही कारण है कि भारत में आरक्षण जैसी संकल्पना को अपनाया गया है। क्या आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए? तो इसके लिए क्या तर्क दिया जाता है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसी कोई संकल्पना नहीं है, किंतु भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को बल देने के लिए तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। क्या संपन्न पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? तो इस पर क्या तर्क दिया जाता है? लोगों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिन पिछड़े वर्गों को, विशेषकर एसटी और एससी व्यक्तियों ने आरक्षण का लाभ लेकर प्रतिष्ठित सार्वजनिक पद प्राप्त कर लिया है, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति क्रीमी लेयर के रूप में यह संकल्पना अपनाई गई है। दोस्तों, जब आप ओबीसी के कोई भी व्यक्ति ओबीसी का जब कोई सरकारी आवेदन या शैक्षणिक संस्थान में आवेदन करने के लिए करता है तो उसके लिए ओबीसी में क्रीमी लेयर एवं नॉन क्रीमी लेयर का 2 ऑप्शन आता है। तो क्रीमी लेयर उन व्यक्तियों के लिए है जो संपन्न, आर्थिक रूप से पिछड़े हो गए हैं।
यानी संपन्न आर्थिक पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर के दायरे में रखा जाता है। तो संपन्न पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ क्या मिलना चाहिए, इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि जो संपन्न पिछड़े वर्ग हो गए हैं, एसटी एससी के विशेषकर जो ऐसे लोग जो संपन्न हो गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि सामाजिक एवं जातिगत आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक संपन्नता सामाजिक समता का पैमाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारत के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो संवैधानिक पद प्राप्त कर चुके थे, उनके साथ जातिगत आधार पर एक बहुत बड़ा भेदभाव हुआ। एक मंदिर में उनको दर्शन करने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वह दलित वर्ग से आते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण आज भी हमारे समाज में विद्यमान है, जिनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव होता चला आ रहा है। तो आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, आइए हर एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। लोगों द्वारा आरक्षण के विरोध में क्या तर्क दिया जाता है, आइए इसको समझते हैं। आदर्श सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि सामाजिक न्याय समता पर आधारित है, जबकि आरक्षण असमान आचरण के सिद्धांत पर आधारित है। आरक्षण जातिगत को प्रोत्साहन देता है, इससे समाज के विभिन्न वर्गों में परस्पर कटुता उत्पन्न हो जाती है। आरक्षण गुणवत्ता के सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण से कर्मचारियों की कुशलता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एक वर्ग विशेष के व्यक्ति का प्रमोशन दूसरे वर्ग के व्यक्ति में निराशा उत्पन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति आरक्षण पर प्रमोशन प्राप्त कर लेता है तो एक अन्य व्यक्ति उसके साथ भेदभाव करने लगता है। तो क्या आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए? कई व्यक्तियों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए की गई थी, किंतु बाद में इसे अब तक लगातार बढ़ाया चला जाता आ रहा है। किंतु ऐसा नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं समाज में जिनके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक भेदभाव के शिकार हुए हैं, जिनके आधार पर आरक्षण को समाप्त करने जैसी कोई बातें नहीं कही जाती। दरअसल भारत में जातिगत व्यवस्था का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। साथ ही जातिगत विभाजन की व्यवस्था को धार्मिक आधार भी प्राप्त है। ऐसे में 2000 वर्ष से चली आ रही विभेदकारी व्यवस्था को मात्र 50 से 70 वर्षों में समाप्त हो जाना असंभव है। आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक संपन्न वर्गों के मोहल्लों से दलित वर्ग का दूल्हा अपने बारात नहीं ले जा सकता है। आज भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां पर एक दलित समाज का व्यक्ति किसी उच्च वर्ग के समाज के दायरे में किसी उच्च वर्ग के समाज के मोहल्ले से बारात ले जाने में काफ़ी कठिनाई महसूस करता है। मंदिर के पुजारी आज भी एक विशिष्ट वर्ग से आते हैं। मृत पशुओं के शवों का निस्तारण करना, गंदे पानी की नालियों की सफाई करना जैसे कई ऐसे कृत्य हैं जिन्हें आज भी समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा ही किया जाना आवश्यक माना जाता है। ऐसे में यह कह दिया जाए कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, यह उचित नहीं है। तो आइए आरक्षण पर चर्चा करने के बाद हम किस विश्लेषण पर पहुँचे, आइए इसको समझते हैं। जब तक सामाजिक व्यवस्था के बंधन शिथिल नहीं होते हैं, आरक्षण को जारी रहना आवश्यक है। प्रत्येक केंद्र सरकार भी इसी मत का समर्थन करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा जैसी संकल्पना भी इसी भावना से प्रेरित है। आरक्षण को एक बुराई नहीं माना जाना चाहिए। आरक्षण से समाज के कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग निश्चित रूप से आगे आए हैं।
वस्तुतः आरक्षण को और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि इसके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा अनारक्षित वर्गों को भी चाहिए कि वे आरक्षित वर्ग के प्रति द्वेष भाव को न अपनाएं तथा अपने वर्ग के वंचित लोगों के कल्याण एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करें। तो आरक्षण पर जो भी चर्चा था ये हो गया है। आप भाइयों बहन मित्रों, आरक्षण को समाप्त करना चाहिए या नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया है। तो मित्रों, जो व्यक्ति सामाजिक भेदभाव का शिकार हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए देश में आरक्षण व्यवस्था रहना आवश्यक है। बहुत बहुत